नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। हम हैं अभिषेक और हमारे साथ आज बहुत विशिष्ट अतिथि हैं रोहित शर्मा जी, जिनको आप इंडिया नमस्कार। मैटर्स विद रोहित शर्मा के यूट्यूब चैनल से जानते हैं। काफ़ी प्रख्यात पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी हैं और बड़ी बेबाकी से अपने राय रखते हैं। तो आज हम लोग ये परिचर्चा करेंगे कि आज ये जो अप्रत्याशित विक्ट्री आई, इसको अप्रत्याशित कहा जाए, प्रत्याशित कहा जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था देखने से। जो हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं फॉलो कर पाया, मगर जो एग्जिट पोल आए थे वो बड़े मतलब टूटे हुए से थे। कुछ टीवी चैनल कुछ कह रहे थे, कुछ टीवी चैनल कुछ कह रहे थे। तो इस पे आज पहले जानेंगे रोहित दादा से। मैं इनको रिस्पेक्ट से दादा कहता हूँ, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो दादा, क्या लगता है आपको, ये क्या हुआ है? ये एक 2 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले तक बीजेपी के खुद के लीडर्स ये बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश तो हाथ से गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ कोई चांस ही नहीं है, राजस्थान में हो सकता है जीत जाए। ये बीजेपी के लीडर्स के वर्ड से। बीजेपी के इंटरनल सर्वेस, कांग्रेस के इंटरनल सर्वेस सब ये बता रहे थे कि ऑफ कोर्स तीनों स्टेट में कांग्रेस आती दिख रही है। ये इंटरनल सर्विस जैसे ही दिखे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अपनी चद्दर तानी और सो गया। कांग्रेस के लीडर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। एक दिन पहले तक जश्न मन रहा था और इसी चीज ने कांग्रेस को डुबो दिया। बीजेपी रिलेंटलेसली काम करती रही, सर्विस आफ्टर सर्विस, और अपने जो परसेप्शन था उसके सामने देख करके आगे लड़ाई की। इस लड़ाई के बाद एक चीज समझ में आई कि बॉस, आप एंड तक लड़िए, नतीजे चेंज हो जाते हैं। और कांग्रेस की बहुत सारी गलतियां थी। अग्रवाल, जो कांग्रेस के एक पोर्टफोलियो होल्डर थे, जेपी अग्रवाल, उनको उनको मतलब वो अपने ऑफिस में बैठे थे, फोन आया कि आप निकल जाइए पतली गली से। उन्होंने भी अपना सामान टिफिन वगैरह उठाया, निकल गए। उसके बाद जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे सारे के सारे इनसिक्योर हुए। मध्य प्रदेश में तो ये हुआ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का काडर जो था बाहर था। बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के हारे हैं वहां पे। मामा, यानी कि जिनको मामा बोलते हैं प्यार से, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, बुधनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पिछली बार इसी बुधनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पैनी नजर थी मेरी, और इस बार उनका विक्ट्री मार्जिन 1,04,000 वोट गया। 1,04,000। लोकसभा में इतना बड़ा मार्जिन देखा जाता था, विधानसभा में 1,04,000। इतनी तो कई विधानसभाओं में इतनी तो वो नहीं है, वोट्स नहीं है जिससे जितने भी जीते। वसुंधरा राजे 50,000 से ऊपर, और कांग्रेस के जो जीत रहे हैं वो 20,000, 30,000, 10,000। बड़े बड़े लीडर्स हार रहे। एक चीफ मिनिस्टर केसीआर, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ट्रेल कर रहे थे अभी कुछ देर पहले तक। तो अभी क्या हालत है मुझे नहीं पता है, हो सकता है वो हार ही गए हूं। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। बीजेपी, ये तो बिल्कुल हारा हुआ चुनाव है जो बीजेपी जीत रही, बिल्कुल हारा हुआ चुनाव है, जो कि कांग्रेस ने अपनी गलती से हारा है। कांग्रेस की अपनी गलती रही है, कांग्रेस का घमंड रहा है। कांग्रेस को यह भी नहीं पता कि हमें कैसे कैसे मैनेज करना है पार्टी को। कांग्रेस के एक एक लीडर हैं जो कि इस समय इधर हैं बीजेपी में। अगर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक एक राज्यसभा की सीट दे दी गई होती तो वो इस समय होते पार्टी के अंदर, और नतीजा कुछ अलग हो सकता था। बीजेपी ने उसी आदमी का काबिलियत पहचानी और उसी को बुलाया, न केवल राज्यसभा सीट दी बल्कि यूनियन में मिनिस्टर भी बनाया। रिजल्ट्स आपके सामने। ये काम कांग्रेस कांग्रेस से क्या मांगा था? सिंधिया ने क्या मांगा था कांग्रेस से? सिर्फ एक राज्यसभा सीट ना, अब वो नहीं दे पाए। तो कांग्रेस में एक घमंड है। राज्यसभा में लाना हो या ना लाना हो वो अलग चीज। कांग्रेस के लीडरशिप में एक घमंड है कि सीनियर सिर्फ 3 है कांग्रेस में। एक का नाम सोनिया गांधी, दूसरे का राहुल गांधी, तीसरे का प्रियंका गांधी। बाकी किसी को हम सीनियर नहीं मानते, राइट? चाहे आप 20 साल से 30 साल से कांग्रेस में हो, चाहे आप 20 साल से 30 साल से मिनिस्टर रहे हों, आप कितने साल से एमपी रहे हों, आप किसी भी पार्टी को
को लीड कर रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको सीनियर नहीं मानते। ये जो माइंडसेट था कांग्रेस का, ये लेके डूब गया कांग्रेस को। और राजस्थान में जो खबरें पहले थी, इलेक्शन के स्टार्ट होने के 6 महीने पहले से हेड ऑन कोलिशन चल रहा था सेंट्रल लीडरशिप और सिंधिया जी, मैडम सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में। ये तक हुआ कि टिकट बंटवारे पे मैडम नाराज भी हो गई थी, मैडम कई बार इनसे लड़ रही थी। खबर ये भी है कि सीधे बोल दिया गया था, मैडम चाहे हम हार जाएं, आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे आपको। उसके बाद वसुंधरा जी ने अपने जितने लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला था, उनको निर्दलीय खड़ा करवाया था। उसके बाद भी जीत गए। कैसे जीत गए, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। क्या पायलट की और गहलोत की लड़ाई भी कहीं फैक्टर काम कर रहा था? यस, काम कर रहा था। और इसमें सेंट्रल लीडरशिप किस तरफ काम कर रही थी? सेंट्रल लीडरशिप पायलट की तरफ से काम कर रही थी, गहलोत को दबाने में। राजस्थान में क्लैश ऑफ टाइटन्स था। बीजेपी में तो एक क्लैश ऑफ टाइटन्स कांग्रेस में चल रहा था। इस क्लैश ऑफ टाइटन्स को कांग्रेस एनकैश नहीं कर पाई। बीजेपी के इतने बागी थे कि बीजेपी बड़े आराम से हार सकती थी। लेकिन अब इस समय सिचुएशन क्या चल रही है कि अगर आप मैप देखें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो लगभग पूरा राजस्थान सैफरन दिख रहा है। कांग्रेस बुरी तरह से हारती दिख रही है। बड़े बड़े कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, वो सीपी जोशी, अब आप इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, बुरी हालत है। अच्छा, कुछ कमेंट ले लेते हैं। दादा धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर एनालिसिस की और काफी अंदर की खबरें भी बताई। अनुपम जी नमस्कार। अंकित जी आपको भी प्रणाम बोले अंकित नेगी, रोहित सर को। अनुपम जी आपसे पूछ रहे हैं कि गुरुजी आप रोहित गुरुजी से पूछिए, आज हैंडसम लग रहे हैं बहुत, क्या बीजेपी की खुशी है? तो रोहित दादा आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। साइबल जी कह रहे हैं नमस्ते अभिषेक जी एंड रोहित दादा। नमस्ते नमस्ते साइबल जी। ABCDEFGH कह रहे हैं नेक्स्ट मुस्लिम। ओके सर, प्लीज टू मीट यू, इट्स अ प्रिविलेज। प्रियंका जी कह रही हैं अभिषेक भैया दोनों को प्रणाम, अप्रत्याशित नहीं बल्कि अचंभित करने वाला विजय। जी बहन, बिल्कुल अचंभित आप कह सकती हैं। छितर गुर्जर जी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन पप्पू पनौती। ABCDFG कह रहे हैं फुल सपोर्ट टू CAA एंड बेटरमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू ABCD साहब। एक बात तो क्लियर है कि हो चुकी है कि बीजेपी का स्टार कैंपेनर राहुल और प्रियंका बढ़ रही हैं आज भी। परीक्षित मजुमदार जी कह रहे हैं नमस्ते। हेलो अभिषेक से, हेलो आप सबको। अनुपम जी कह रहे हैं मैं आज बहुत खुश हूँ मेरे आदर्श आदरणीय गुरु जी, आप अपना बुक एडिशन काम के बिजी होते हुए भी समय निकाल के भारत के। जी हम भी इसी देश के वो हैं। प्रियंका जी करें अभिषेक भैया ऑफ द टॉपिक वन क्वेश्चन, यू ऑलवेज स्ट्रेस्ड ऑन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सॉल्यूशन फॉर द रेडिकल आइडियोलॉजी बट कॉन्स्टिट्यूशन कैन be changed as per voting might work when places of worship act. I'll take that question. It's an interesting question प्रियंका जी, but याद करेगा अंत में जरा रोहित दादा से एक और कमेंट ले लें। पप्पू जी कह रहे नमस्कार नमस्कार रोहित सर, मेरे को डर लग रहा है कहीं मेरे बाल भी आपकी तरह गायब ना हो जाएं। बाल गायब होने की खुशी ही अलग है, हम दोनों से पूछिए, हम दोनों उसी कैटेगरी के हैं। रोहित दादा एक बात और बताइए कि अभी कुछ दिन पहले हमारे वो अब ज्वाइन भी करेंगे हमें, एक धनीराम पटेल जी हैं छत्तीसगढ़ से, काफी अच्छे हैं वो। तो उनका ये प्रेडिक्शन था आज से 2-3 हफ्ता पहले कि सर जो भी हो जाए छत्तीसगढ़ में बीजेपी 52 सीट लाएगी, 48 से 52 के बीच में रहेगी, छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं। तो ये कहां से, जो लोकल कार्यकर्ता था उसकी क्या कुछ और अंडरस्टैंडिंग थी, और जो इनका जो मैनेजमेंट है बीजेपी का, क्या वो भाप नहीं पा रहा था कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है? क्या देखते हैं आप? निशान जी नमस्ते। देखिए ये चीज होती है कि बीजेपी के खुद के बड़े लीडर्स अभी कुछ टाइम पहले तक, करीब 1-1.5 हफ्ते पहले तक या 4-5 दिन पहले तक भी छत्तीसगढ़ पे आश्वस्त नहीं थे। ये जो जीत आई है इस पर बीजेपी के लीडर्स खुद सोच रहे हैं कि रिएक्ट कैसे करें, कि हम तो यार ऐसी उम्मीद नहीं। और मतलब आपको बताऊं मैं कि राजस्थान में इस समय 115 पे बीजेपी ऊपर चल रही है, जिसमें से 75 जीत चुकी है, 40 अभी लीडिंग में है। ठीक है,
अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, तो वो तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है यार, ठीक है। 165 विनिंग। तो ये जो मेजोरिटी है, ये जो जीत है, ये सबके लिए एज अ शॉक, ये उनके लिए भी, बीजेपी के लिए भी शॉक। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस 34 पे है इस छत्तीसगढ़ में, और बीजेपी 56 है। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ है, ये इसमें अगर आप इसका इसका पैटर्न देखें, वोटिंग पैटर्न जो हुआ है, जहां पे जीती है ऊपर, मतलब नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ बीजेपी जीती, सेंट्रल बीजेपी जीती थोड़ी, ठीक है। लेकिन बोले कि नॉर्थ से और सेंट्रल के बीच में जो एरिया है, उसमें कांग्रेस जीती है। इस पूरे की हम एनालिसिस करें तो पिछली बार भी 1% वोट बैंक से चमत्कार हुआ था। इस बार वोटिंग परसेंटेज अभी मेरे हाथ में है नहीं, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, ये 1% से चेंज हो सकता था। उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि बहुत भयंकर चमत्कार है, बहुत भयंकर चमत्कार है। तेलंगाना सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मैं उनकी अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी देख के बताता हूं आपको। सिटिंग चीफ मिनिस्टर की क्या पोजीशन है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद एक लुढ़कते में रहते हार गए वो, हैं। एक में हार गए। एक में हार गए हैं, अच्छा। तो अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार रहे हैं और राजा सिंह जीत रहे हैं, तो आपको पता तो समझ में आ रहा होगा कि क्या वेव है। और बीजेपी बीजेपी इस बार अच्छी उठी है। नेक्स्ट टाइम तेलंगाना निकाल सकती है, और तेलंगाना अगर बीजेपी एक अच्छा काम करके गई है इस बार, तो सेंट्रल लीडरशिप की पूरी कोशिश होगी कि तेलंगाना आंध्रा में ये अगर अगर ये हाफ लोकसभा सीट्स निकाल लेते हैं, तो वे बैक होम, इधर यहाँ पे दिल्ली में इन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगी नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस पे आप भी कमेंट दीजिए, मैं भी देना चाहूंगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे इनका। मुकेश शर्मा जी का एक प्रश्न है कि जय श्री राम अभिषेक जी, अनोज जी, जय श्री राम आपको। तेलंगाना में हालांकि बीजेपी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, लेकिन ओवरऑल साउथ में इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाती है जैसा हिंदी भाषी क्षेत्रों में आता है। आप रोहित दादा इस पे बोल दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ इस पे, मेरे भी कुछ टेक है जी, बताएं। देखिए, एक चीज कि बीजेपी एक छोटी पार्टी है, अब मतलब इन से छोटी मतलब नई पार्टी है। 1980 में पैदा हुई पार्टी, उससे पहले जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ के ज्यादातर लोग बीजेपी में, ठीक है। इस चीज को हम समझ रहे हैं। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। ये कार्डर बेस्ड पार्टी, कार्डर जहां जहां काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, ये भी समझने वाली बात है। आरएसएस का कार्डर कहां कहां है, जहां जहां हमने देखा है, वहां वहां मतलब नॉर्दर्न बेल्ट में बहुत अच्छा काम किया इसने, वेस्ट बंगाल में अच्छा काम कर रहा है, अभी तमिलनाडु में हम लोगों ने बहुत अच्छा देखा है उसका काम करते हुए, केरला में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी इनरूट्स बनाया है उस कार्डर ने, तो वो धीरे धीरे करके अब उसके फ्रूट्स आने शुरू होंगे। ऐसा नहीं होता ना कि आज फसल लगाएं और कल गेहूं की फसल काट लें, टाइम लगता है। तो टाइम में जाकर के आपको लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को समझना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितने सुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं, कितना वहां पर हिंदू मंदिरों पे कब्जे हो रहे हैं, ये सब देखा जाता है। और इस सब में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, वेस्ट बंगाल में, साथ में उड़ीसा में, अब हम देख रहे हैं तेलंगाना में रिमार्केबल काम हुआ है। राजा सिंह जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, राजा सिंह के साथ और भी 10 है, ठीक है। अब इसमें 5-10 नारेबाजी होती भी है, कहीं भड़काऊ भाषण भी होते हैं, तो दूसरी साइड से भी कम नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज हम साउथ में, कर्नाटक एक ऐसी स्टेट है जिसका मैं पूरा पूरा श्रेय देना चाहता हूं सुषमा स्वराज जी को। बहुत अच्छी लेडी, बहुत मेहनती लेडी, बड़ी काबिल पॉलिटिशियन। उन्होंने किया क्या, सुषमा स्वराज को, ये बात हुई जब सोनिया गांधी 1998 या 96 का इलेक्शन था, और उस इलेक्शन में शायद 98 था, उस इलेक्शन में सोनिया गांधी अपना डेब्यू करने वाली थी, पहले इलेक्शन। उनकी एक सीट तो थी अमेठी, दूसरी सीट उनके लिए, उनको कांग्रेस को डर था कि कहीं सोनिया जी पहले इलेक्शन ना हार जाएं, तो दूसरी सीट उनको दी जा रही थी कहीं साउथ इंडिया में। और ये देख करके कि कौन सी ऐसी सीट है जिसे आज तक कभी कांग्रेस हारी नहीं है आजादी के बाद से। 2 सीट्स पे जीरो इन हुआ था। एक सीट थी कडपा,
जो कि तमिलनाडु में जो कि आंध्र प्रदेश में थी उस ज़माने में, आज भी आंध्र प्रदेश में। दूसरी थी बेल्लारी, कडप्पा से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने डाल दिया था, विजय शांति एक वहाँ की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनको खड़ा कर दिया था। तो विजय शांति के सामने सोनिया जी को नहीं खड़ा किया गया। दूसरी सीट थी बेल्लारी। बेल्लारी में जब पर्चा भरा उसके बाद यहाँ से सेंटर से भेजा गया सुषमा स्वराज जी को वहाँ पे। सुषमा जी ने बहुत अच्छा काम किया वहां पे, बहुत अच्छा काम किया। सुषमा जी खुद हार गई, लेकिन सुषमा जी के हारने के बाद से सुषमा जी का ग्राउंड वर्क ऐसा था कि बीजेपी को समझ आया। वो बेल्लारी की सीट उस दिन से और आज तक बीजेपी हारी नहीं है, सिर्फ एक बाय इलेक्शन हारी थी, उसके बाद से वो बेल्लारी सीट हारी नहीं है बीजेपी कर्नाटक में। एंड देन बीजेपी को समझ में आया कि सुषमा जी को अगर कर्नाटका का इंचार्ज बना दिया जाए तो ये वहां पर गवर्नमेंट ला सकती है हमारी, और सुषमा जी को बनाया गया और सुषमा जी ही गवर्नमेंट लाई। ये बहुत बड़ा काम था सुषमा जी का। कर्नाटका अगर बीजेपी की किटी में है तो वो सुषमा जी की मेहरबानी से, और बाकी लोगों का काम है, इसमें कोई शक नहीं। बट देन इट वाज वंडरफुल वर्क डन। हमें कुछ ऐसी ही और चमत्कार चाहिए। केरला, बहुत टाइम से केरला में हम लोग देख रहे हैं, पिछला इलेक्शन जो शशि थरूर साहब थे, वो पिछले इलेक्शन में क्या उनकी हालत हो गई थी। इसके बाद इस बार हो सकता है कि शशि थरूर हार जाए, या इस बार हो सकता है कि और कुछ लीडर्स अपनी प्रेजेंस बनाएं। तमिलनाडु में एक एमपी रह चुके हैं तमिलनाडु से इंडिया के, और पोन राधाकृष्णन नाम था उनका। इस बार वो पोन राधाकृष्णन कन्याकुमारी की सीट नहीं जीत पाए, लेकिन ठीक है, ये दिख रहा है कि वोट बैंक, वोट शेयर बढ़ रहा है, वोट शेयर बढ़ रहा है। तो पूरे साउथ के जितने भी कर्नाटका पहले से ही बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, साथ में हम तेलंगाना में हम देख रहे हैं वोट शेयर बढ़ा है, कर्नाटक आंध्रा एंट्री हुई है, तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ रहा है। बीजेपी अपने इनरोड्स बना रही है, नो डाउट अबाउट इट, और जल्दी ही आप देखेंगे कि बीजेपी एक पावर वहां बन के सामने खड़ी दिखेगी आपको बहुत जल्दी। अभिषेक जी। जी, मेरा, आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया दादा। मेरा ये जो एक इस पे टेक है दैट जो बीजेपी का उद्भव है वो राष्ट्रवाद से है, और एक क्योंकि कांग्रेस की जड़ें और लोकल पार्टी की जड़ें जो हैं साउथ में ज्यादा स्ट्रांग है, और ये जो राष्ट्रवाद का समझ लीजिए कि करियर रहा है अभी तक, 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, वो बेसिकली हिंदी भाषी लोग रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रगल किए। जैसे उनकी हिंदू आइडेंटिटी हो गई, या उनको और दूसरी आइडेंटिटी है जिसमें वो बहुत कंफ्यूज्ड लौट रहा। तो बीजेपी का सारा फोकस इस बेल्ट पे रहा, और उन्होंने अपनी शुरू की आइडियोलॉजी इसी, जैसे राम मंदिर है, साउथ के लोग शायद उससे उतना कनेक्ट ही नहीं कर पाते, तो वो राम मंदिर का विषय बीजेपी जनसंघ है, कश्मीर का मुद्दा उठाया। तो पॉइंट ये मुझे जो लगता है, ये मेरी एक एनालिसिस है, क्योंकि साउथ जो है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेके इतना कभी कंफ्यूज नहीं रहा। वहां के जो लोकल लीडर्स भी थे, उन्होंने हिंदू आइडेंटिटी पे इस तरीके से कभी अटैक नहीं किया, या वहां के जो लोग थे वो लोकल कपड़ा, लोकल ड्रेस और लोकल वो चीजें पहनते थे, जिससे कि लोगों में कभी ये नहीं आया कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को खतरा है। और जितने मेजर प्रॉब्लम थे, जो राष्ट्रीय प्रॉब्लम थे, वो सारे नॉर्थ में थे, जो इन्होंने शुरू में एड्रेस किए। कश्मीर है, 370 वाला इशू था, राम मंदिर का मुद्दा है, या यूसीसी है। देखिए, चूंकि इस्लामिक पॉपुलेशन या मुस्लिम्स की पॉपुलेशन केरला छोड़ करके नीचे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हर जगह 12-13% या कई जगह तो मेरे ख्याल से तमिलनाडु में से भी कम होगी, तो वो उतना मेजर इशू नहीं रहा है, इसलिए बीजेपी वो रेजोनेंस नहीं कर पाई। मैं आरएसएस का भी जो दादा ने एनालिसिस किया, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैं आरएसएस को एक स्ट्रॉन्ग, जिसे कह लीजिए काडर तो मानता हूं, पर आरएसएस को तो मैं कई साल से देख रहा हूं, वो बीजेपी को वो जीत नहीं दिला पाए जो एक इंडिविजुअल लीडर बीजेपी को जीत दिला देता था। जैसे कि जब राम मंदिर का मौका आया, तो जो थे उस समय के कल्याण सिंह जी और वाजपेयी साहब, उसके बाद अभी ये जो है मोदी जी के नाम पे वोट आता है। अगर आरएसएस अपना सपोर्ट खींचना भी चाहे तो मोदी जी का जो दम है वो इतना ज्यादा है, या उनका जो ट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा है कि वो कई बार
ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए कहा जाता है कि वो बड़े हो चुके हैं। अब कितनी सच कितनी, ये तो मेरा एक एनालिसिस है, इसकी कई और चीजें हो सकती हैं। हाँ दादा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि काडर जो है, आरएसएस का जो काडर है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, ग्राउंड बिल्कुल लेवल नहीं, पे वही काम करता कतई है। नहीं। ग्राउंड लेवल पे वही काम करता है। ग्राउंड लेवल पे वो आदमी जो एक छोटी सी नौकरी कर रहा है, वो आरएसएस का मेंबर है। ग्राउंड लेवल पे वो आदमी जो कि अपने लोगों से बात कर रहा है, जो कि अपनी दुकान चला रहा है, वो आरएसएस का मेंबर है। और ये एक बड़ी चीज है। ये सारे मिल करके पल्स जानते हैं पब्लिक की, कि पब्लिक क्या कर रही है और पब्लिक का क्या सिचुएशन। नो डाउट आरएसएस को इग्नोर कभी नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट इग्नोर द आरएसएस। देन एक स्टील फ्रेमवर्क है आरएसएस, जैसे बोलते हैं काडर, काडर इसी बोलते हैं ना स्टील फ्रेमवर्क को। स्टील फ्रेमवर्क है आरएसएस। इस स्टील फ्रेमवर्क से पकड़ बनी रहती है, शाखाएं लगी रहती हैं। ये लोगों को अगर आप सरस्वती शिशु मंदिर करें या दूसरे जो स्कूल हैं, ये यहीं पे आपको आरएसएस की या बीजेपी की आइडियोलॉजी से आपको पहली बार रूबरू कराया जाता है, जिससे कि वहां पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो प्रो आरएसएस प्रो बीजेपी हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत मतलब ये जो सनातन जो ये शिशु मंदिर हैं, सरस्वती शिशु मंदिर एंड ऑल, ये नानाजी देशमुख ने एक ब्रिलियंट आइडिया निकाला था, जिसके रिजल्ट्स हमें आज दिख रहे हैं। वहां के पढ़े हुए बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज नौकरी कर रहे हैं, उस जमाने में पढ़ रहे थे, आज वो उनके उनके बच्चे भी और उनके पोते भी आज उधर ही पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी का, आरएसएस का, इसमें कोई शक नहीं। नहीं नहीं, मैं आरएसएस का कतई वो नहीं कर रहा था। मेरे तो आरएसएस के काडर का बहुत उपयोगिता है। मैं ये कहता कि कुछ मोदी जी भी एक वैल्यू एडिशन का देते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं धनीराम पटेल साहब, वकील हैं, बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। रोहित दादा भी जानते हैं इनको। आज हमने 2 वीक पहले वकील साहब के साथ एक कार्यक्रम किया था और हमने इनसे पूछा था कि उस समय फर्स्ट राउंड ऑफ पोल खत्म हुआ था और मैंने वकील साहब से ये प्रश्न पूछा था कि वकील साहब, आपका क्या कहना है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की क्या स्थिति है? मेजॉरिटी ऑफ लोगों का उस समय ये मानना था कि छत्तीसगढ़ बीजेपी हार रही है। मगर वकील साहब से जो मैंने बातचीत की, उसमें वकील साहब ने कहा कि साहब अभिषेक सर, आप देखिएगा अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे और हम 48 से 52 के बीच में सीटें जीतेंगे। और सारी एनालिसिस को गलत करते हुए वकील साहब की जो प्रेडिक्शन है वो एकदम सही साबित हुई। बीजेपी ने 50+ सीटें जो हैं वो जीत ली हैं। तो वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? जी जी, डॉक्टर साहब नमस्कार, और रोहित शर्मा जी को भी नमस्कार। बहुत दिन बाद मिले हैं। नमस्कार। और देखिए डॉक्टर साहब की मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्री पोल सर्वे जो किया था उसमें भी, एग्जैक्ट पोल में भी छत्तीसगढ़ को बता रहे थे कि 50 से लेके 55 से 57 सीट कांग्रेस जीतेगी। और मैंने उस समय आपको कहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी चाहे 48 सीट जीते चाहे 52 सीट जीते, सरकार बन रही है। तो उसका एक ग्राउंड मेरा रिसर्च था जो मैं आपको बताया था। पिछले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट बीजेपी नहीं थी, अगेंस्ट रमन सिंह थी। एक्चुअल था, प्रैक्टिकली था वहां पे। एक तो कारण था कि 15 साल कंटिन्यू गवर्नमेंट रही और किसानों की जो सेक्शन है वो 1-2 और सेक्शन को प्रॉपरली उनके इच्छा के अनुकूल एड्रेस नहीं कर पाई थी सरकार। तो एकदम छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी का लहर था और जस्ट 3 महीना बाद चुनाव हुआ तो 11 में 9 से 10 सीट जीत गई बीजेपी। और जो 10% वोट की अंतर थी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में, वो 3% अधिक बीजेपी वोट प्राप्त की लोकसभा में 19 के चुनाव में। तो अभी मैं देख रहा था, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हो,
सभी की इच्छा, ये जो भूपेश बघेल की सरकार थी पिछले साल, इसने ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम किया था, ना इंडस्ट्री डेवलपमेंट में कुछ काम किया था, किसानों को कुछ सब्सिडी दिया था, बोनस को कुछ कंटिन्यू किया था, जिसको रमन सिंह ने नहीं किया। और ग्राउंड लेवल में मैं आपको बताया था कि हमारा छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी हैं, एसटी हैं, 11% अनुसूचित जाति हैं, 50% ओबीसी हैं। तो ये पॉपुलेशन डेमोग्राफी है। तो मैंने देखा अभी कई जगह में जो एसटी भी हैं, हमारे आदिम जाति भाई हैं, वो लोग भी मोदी के अगेंस्ट में नहीं हैं और वो लोग एग्रेसिव वोट देना चाहते थे। और एक चीज और बता दूं यहाँ के, मैं जो फैक्ट ग्राउंड रियलिटी बता दूं कि अभी कांग्रेस समझ रही थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग समझ रहे थे, हमने फिर किसानों की कर्जा माफ करने की जो घोषणा कर दिया है तो मैंडेट हमारे ही पक्ष में है। लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छी रणनीति अपनाई। किसान लोग तो 50% देने ही वाले थे और 50% जो कर्जा माफी के वो में मोह में आने वाले थे, तो किसानों की एक्चुअल में आप परसेंटेज देखेंगे छत्तीसगढ़ में हर गांव में 15 से 20% है जो बड़े किसान हैं। सीमांत का किसान तो ना ऋण लेता है ना कुछ करता है। तो ये 15% में 50% वोट बीजेपी को मिला है और सभी वर्गों से वोट मिला है। और एक साइलेंट वेव था, कहना चाहिए, भाजपा के पक्ष में। तो जो 15 सीट मिली थी वो 55 से 57 लगभग हो रही है, 57 में शायद रुकेगी। और मैंने आपको उस दिन बताया था कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के 2-3 उम्मीदवार जो भावी हो सकते हैं, उसमें बता दूं रमन सिंह भी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते एक उम्मीदवार हैं। वो भी 25-30 हजार वोट के जीते हैं। ओपी चौधरी जो रायगढ़ के बताया था, आईएएस से रिजाइन करके 6 साल पहले बीजेपी में आए थे, अभी रायगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, वो सबसे अधिक 65 से 67 हजार वोट के जीत रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी भी मेरे जो निर्वाचन क्षेत्र है बिलासपुर में, वहां से वो भी 14 हजार वोट से जीत गए हैं। और एक और बताए थे अपन अरुण साव जी, वो भी 25-30 हजार वोट के वोट से लगभग जीत गए हैं। फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। और जो नेताम जी बताया था, राम विचार नेताम जी, वो भी जीत गए हैं। तो ये किसी ने अनुमान नहीं लगाया था डॉक्टर साहब और शर्मा जी, ये जितने मीडिया हैं सब कांग्रेस को जिता दिए थे। और एक चीज आप बता दूं, राजस्थान में मैं आपको कहा था कि 125 से 45 बोला था, तो देखिए बागी वहां 12-14 बागी जीत गए हैं भाजपा के। तो पर भी 117 से 120 पहुंच रही है भाजपा। मध्य प्रदेश में बोला था 135 से 155-60, तो लगभग 167 या 170 में रुक रही है जाके। तो अच्छा वकील साहब जी, ये बताइए कि अब तो बीजेपी के लिए राह मुश्किल होगी या राह आसान होगी? इतनी थंपिंग मेजॉरिटी आई है और अब तो चीफ मिनिस्टर बनने की रेस बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये टीएस सिंहदेव वर्सेस भूपेश बघेल जैसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, वो देखिए कोई वैसा नहीं है। पार्टी जो जिसको आज रात में डिसाइड हो जाएगी। बहुत सारे तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार दिल्ली के लिए जा रहे हैं अपने रैली को छोड़ के। यहाँ आ गए, रायपुर आया, मैं भी हूँ, तो सब जा रहे हैं और कल परसों में डिसाइड हो जाएगा। नहीं मतलब माथाफोड़ी तो नहीं होगी, टूट तो नहीं पड़ेगी, एमएलए बचाना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए वो वो इतिहास की बात है जो बता रहे हैं आप, वो नहीं होगा। पार्टी जो डिसाइड करेगी वो हो जाएगा। ऐसे नहीं आएगी। हाँ दादा, टीएस सिंहदेव कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है टीएस सिंहदेव की? टीएस सिंहदेव की मैं उनके 14-15 राउंड में देख रहा था, वो हार रहे थे। अभी फाइनल हार रहे थे ना, वही मैं भी देख रहा था। क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम क्या है? वो अंबिकापुर कमिश्नरी डिवीजन हेडक्वार्टर है। वो भी ट्राइब एरिया है, लेकिन वो सिटी है, वो ट्राइब नहीं है। 8,000 से हार रहे हैं। 12 राउंड हो चुके हैं, 8,000 से हार रहे हैं राजेश अग्रवाल। हाँ, 8,000 मेरे ख्याल से उनको हराने के लिए भूपेश सिंह बघेल ने भी खूब जोर लगाया होगा। नहीं, वो तो देखिए बोलते हैं,
बोलते हैं, लेकिन उम्मीदवार जो भी था अग्रवाल नया फ्रेश चेहरा बढ़िया था और वो संगठन से जुड़ा हुआ था और उनकी भी हवा निकल गई और हार गए समझ लीजिए टीएस सिंहदेव। वो बोल रहे थे कि मैं अभी मेरा लास्ट मौका है, मेरे को बना देना मुख्यमंत्री करके, ऐसे पार्टी को मीडिया के माध्यम से बोल रहे थे। भूपेश बघेल को मत बनाना, मेरे को बनाना। तो खैर पार्टी ही नहीं आई तो फिर क्या है। हाँ, रामविचार नेताम जी भी एक बड़े नेता हैं, वो भी नहीं, आदिवासी माने आदिवासी कम्युनिटी से अगर बनाया गया तो रामविचार नेताम भी हैं। हमारे रायगढ़ से विष्णुदेव साय जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी जीत गए हैं चुनाव। अभी लास्ट फाइनली ऑफिशियली रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन वो भी आगे थे। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम वोट कितना है? मुस्लिम वोट 11 के जनगणना में 1.8%, 1.8। अच्छा, तो वो फैक्टर ही नहीं था इसका मतलब। वो फैक्टर मध्य प्रदेश में लगभग 9% है। हाँ, वो फैक्टर नहीं रहा, इसलिए और देखिए डॉक्टर साहब, ये जो अपना मध्य प्रदेश है सेकंड गुजरात बन गया है। पिछले चुनाव में भी आपको इंटरव्यू में बताया था मैं, पिछले चुनाव में वोट 1% अधिक थी बीजेपी के, लेकिन सीट आई थी 105-6 और उनका आया था लगभग वो 110-11 मेजॉरिटी उनकी भी नहीं आई थी। 112 सीट। हाँ, और राजस्थान में मात्र 1% अधिक वोट थी कांग्रेस के, उनकी वहां भी मेजॉरिटी नहीं आई थी। 99 सीट आई थी इलेक्शन जो परिणाम आया उस समय, 99। अच्छा रोहित दादा, इसका क्या फाइनल सेमीफाइनल मान लिया जाए 2024 का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये इससे एक इम्पैक्ट तो दिख रहा है, इसको अभी ऐसे नहीं मान सकते आप, क्योंकि इट इज मैं भी जिस समय अपने धनीराम जी बोल रहे थे, मैं उस समय देख रहा था कि वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज इज 46% फॉर बीजेपी और 42% फॉर कांग्रेस। तो उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है इसमें। वोट शेयर में ज्यादा वोट ले रही है बीजेपी, लेकिन वो सीट्स में कन्वर्ट होता नहीं दिख रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग मार्जिन नहीं दिख रहा है। वरना 1% से तो पिछली बार, जैसे धनीराम जी बोल रहे थे, पिछली बार 1% से हुआ था, इस बार 1% से ज्यादा वोट ले रही है, लेकिन उतना हमें दिख नहीं रहा है, राइट? क्योंकि अगर माने तो बीजेपी के जो विनिंग मार्जिन है वो कई सीट्स पे बहुत कम होगा। अगर यही बात हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश में तो 4-5%, 5-6% का अंतर आ रहा है। मध्य प्रदेश में 48% बीजेपी और 40%, 8% का फर्क है, लेकिन 48% जहां जाती है, लेकिन 8%, आप ये सोचिए 48% का मतलब क्या हुआ? 48% का मतलब ये हुआ कि हर 2 में से 1 आदमी बीजेपी को वोट कर रहा है। बहुत बड़ी चीज होती है ये, आसानी से नहीं आता। और जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अभी मैं राजस्थान का भी वोट परसेंटेज आपको बता दूं। राजस्थान में बीजेपी को मिल रहा है 41% और कांग्रेस को मिल रहा है 39%, लेकिन ये मिला 39 या 29, क्या बोला आपने? 41%, 41% बीजेपी को और 39%, ठीक है, वो है कांग्रेस को। लेकिन इस इधर जो है वो चेंज हो रहा है। इधर बीजेपी को सीट्स बहुत ज्यादा है, 2% का फर्क नहीं है सीट्स में, ठीक है, ज्यादा। शर्मा साहब, या राजस्थान में 10 से 12 बीजेपी के बागी जीत रहे हैं चुनाव। 16 जो जीत रहे हैं, 12 बागी हैं भाजपा के। ठीक है, तो देखिए ये भी वो वोटिंग परसेंटेज भी उन्हीं के नाम जोड़िए। हाँ, मैंने एक चीज और मैं डॉक्टर साहब को बताया था कि एक किसान मेरे को पढ़ा लिखा किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता बोला, प्रदेश के चुनाव में किसान हित और माने लोकसभा में राष्ट्र हित बोला। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अभी कांग्रेस को वोट दिया है छत्तीसगढ़ में, वो बोल रहा था कि लोकसभा में तो हम मोदी जी को ही देंगे। तो ये गैप छत्तीसगढ़ में 2-2.5% देख रहे हैं, वो सीधा 6-7% के अंतर आ जाएगी लोकसभा में। ऐसा भी है, ये बात तो मैं मान सकता हूँ। मैं शर्मा जी की इस बात से सहमत हूं कि सेमीफाइनल कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पिछले जो 18 के चुनाव में तीनों राज्यों में लगभग मैंने हार गई थी, समझ लीजिए बीजेपी,
और देखिए जस्ट 3 महीना लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 में 28, छत्तीसगढ़ में 11 में 9, राजस्थान में 25 में 25। तो लोग मोदी जी के लिए सेमीफाइनल और फाइनल कोई मायने नहीं रखता। अगले चुनाव तो मेरा मानना है थंपिंग मेजॉरिटी से फिर जीत रहे हैं। मेरा इसी चुनाव में धनीराम जी, इसी चुनाव में अगर आप दो हफ्ते पहले की बात करें तो बीजेपी के खुद के लीडर मान नहीं रहे थे कि तीनों स्टेट जीत रहे हैं। बीजेपी के खुद के लीडर आश्वस्त नहीं थे, कांग्रेस के लीडर बिल्कुल आश्वस्त थे कि जीत गए। जो सीक्रेट जो इंटरनल सर्विस हो रहा था सब में क्लियर था कि बीजेपी हार रही है, ठीक है ना। तो इसको फाइनल नहीं समझ सकते, इसको छोड़िए आगे आने वाले जो पोल्स हैं उनको फाइनल नहीं समझ सकते। प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक खूबी है, आखिरी वोट तक लड़ते हैं वो। वही उनका जीत का कारण है। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया। 2 हफ्ते पहले क्या यार, 3 दिन पहले तक सब माने बैठे थे कि मध्य प्रदेश तो हार गया। क्या थंपिंग मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में, सब मान के बैठे थे मध्य प्रदेश हार गया। छत्तीसगढ़ पे तो बात ही नहीं हो रही थी पिछले 3 दिन। अगर छत्तीसगढ़ पे कोई डिस्कशन हुआ तो मुझे दिखा दो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आएगी। सबने मान लिया था कि बीजेपी गई छत्तीसगढ़ में, राइट। हर मीडिया, ये समझने वाली बात है ना। हर मीडिया, सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूं आपको, शर्मा जी आपको बता रहा हूं, मेरे वकील मित्र, मेरे जब डॉक्टर साहब को इंटरव्यू दिया था तो मेरे वकील मित्र मेरे को रोज कमेंट से करते थे, छत्तीसगढ़ में कहां जाओगे पता नहीं मिलेगा, क्या बात कर रहे हो वकील साहब करके। मैं बोला देखना कि हम क्या हैं और वो मीडिया क्या है, और वो सही साबित हुआ है बिल्कुल। नहीं वो तो है, बीजेपी की एक खूबी रही है, बीजेपी ने बहुत अच्छी फाइट की है। और खास तौर से ऐसे पस्त माहौल में जहां पे दिख रहा था बीजेपी को कि जीतना इस समय बहुत टफ है, बिल्कुल माहौल था, हवा थी। ये नॉर्थ वाला कौन सा रीजन है भाई? ये छत्तीसगढ़ का नॉर्थ क्या है? ये पूरा एकदम स्वीप है वहां बीजेपी। सरगुजा ट्राइब एरिया है। अच्छा, वो पूरा एकदम बीजेपी खा गई है उसको तो पूरा। मैं बताया था डॉक्टर साहब इंटरव्यू में, आप देखेंगे उसको एक बार, कि नॉर्थ साउथ दोनों ट्राइब एरिया है। बस्तर एरिया साउथ खा गई है बीजेपी। तो नॉर्थ में तो पूरा चेंज हो गया है। खत्म है वहां पे। सरगुजा रीजन में जो 14 सीट है उसमें 12 सीट बीजेपी जीत गई है। बाप रे बाप, मैं देख रहा हूं अभी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, नॉर्थ पूरा एकदम सैफ्रनाइज्ड है। सेंटर में थोड़ा सा कांग्रेस मिली है और ये थोड़ा सा ईस्ट में कांग्रेस को मिला है, बाकी तो सब बीजेपी ने खा लिया भाई। हाँ, ईस्ट में वो अपना जसपुर एरिया है जहां क्रिश्चियन बेल्ट है, कन्वर्ट क्रिश्चियन है। जसपुर अपने रायगढ़ जिला का पार्ट था पहले। अच्छा, ये दोंदी लोरा और ये सब क्षेत्र जो है, दोनों कह रहा हूँ, डोंगरा गांव, वो तो नॉर्थ रायपुर है, रायपुर संभाग के, और नॉर्थ बस्तर और साउथ रायपुर। और तो मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया वो कौन सा एरिया, क्या नाम है? ये अपने जसपुर जिला है। तो जसपुर जिला में 3 विधानसभा है। रायगढ़ जिला के पार्ट था पहले। ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट। ये जो एरिया है ना, ये जियाजपुर और जियाजपुर के साथ बेलागढ़, फिर उसके बाद सारनगढ़, इस एरिया में कांग्रेस स्ट्रॉन्ग दिखी है। ये अपना पूरा रायगढ़ जिला था पहले, है ना। और फिर उसके बाद फिर जो थोड़ी कांग्रेस स्ट्रॉन्ग दिख रही है वो खुज्जी और दंडोरा और मानपुर, इस एरिया में। बस ये 2 एरियाज में कांग्रेस ने छोड़ लिया। हाँ, ये जो इनका ये वाला ईस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा पार्ट, सेंट्रल ईस्ट कह लें उसको, और उसके बाद थोड़ा इनका साउथ वेस्ट में ये है। बाकी तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इनको क्वाइट। वो कोटा जो है वो भी अटल श्रीवास्तव के पास गया। कंकर जो है वो, ये जसपुर जिला के रियासत नरेश दिलीप सिंह जूदेव थे, जिनके बदौलत 2003 के चुनाव जीता था बीजेपी ने, उनके नाम से जीता था। अगर मैं हार गया तो मूछ कटवा दूंगा बोले थे 2003 के चुनाव।
जिसको दिलीप स्कैंडल दिलीप किया, सिंह स्कैंडल में फंसाया अजीत जोगी ने 2003 के चुनाव के पहले। अच्छा, आप दोनों लोग से मेरा एक प्रश्न है कि ये जी। जो राष्ट्रीय मुद्दे थे 370 और राम मंदिर, इन्होंने क्या भूमिका प्ले करी इसमें? उनका भूमिका रहा है जरूर रहा है, लेकिन उनका ही भूमिका नहीं है। अच्छा। ये इसमें भाजपा के मोदी के लोकप्रियता और जो अब 370 हो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो वो भी जुड़ गया है, और इनके लोक लुभावन घोषणे भी हैं। किसानों को भी एड्रेस किया है इन्होंने मैनिफेस्टो में, और सभी सेक्शनों को, महिलाओं को खासकर किया इन्होंने कि हर महिला को एक साल में 12,000 देंगे करके भाजपा ने घोषणा किया है। तो तुरंत भूपेश बघेल ने घोषणा कर दिया कि मैं 15,000 दूंगा। तो उसके बावजूद भी देखिए, मोदी एक आज ऐसे नेता बन गए हैं भारत में जिनके तोड़ में कोई व्यक्ति है नहीं। कोई आज नहीं है, देखिए, कोई नहीं। मैं शर्मा जी बताऊं आपको, हमारे छत्तीसगढ़ में मैं जितने मुख्यमंत्री के चेहरा बता रहा हूं उसके नाम से कोई 4 वोट भी नहीं दिया है, 4 वोट भी नहीं दिया है, सिर्फ मोदी के नाम से दिया है। मैं बता दूंगा आपको, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह का फैक्टर है निसंदेह है, लेकिन वहां भी मोदी के नाम से दिए हैं। राजस्थान में भी मोदी जी के नाम से दिए हैं। राजस्थान में तो क्लियर कट मोदी है, वहां तो कोई चेहरा था ही नहीं। वसुंधरा को तो अभी रोहित यादव ही बता रहे थे कि पार्टी ने बोल दिया था हमारे यहाँ जीते, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो रोहित यादव है। बीजेपी में मोदी एक ट्रम्प कार्ड है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल मोदी जी के नाम पे पूरा बीजेपी का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो खाना खाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा वो है। हाँ, रोहित दादा, आपसे मेरा ये प्रश्न था कि बोले, मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि तीसरा टर्म में मैं आ रहा हूँ, तीसरे टर्म में मैं आ रहा हूँ, तो क्या कोई डाउट है क्या कि वो नहीं भी आ सकते हैं? कोई ह्यूमर है जिसको वो क्लियर करना चाह रहे हैं, वो ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं? कोई डाउट नहीं है। नहीं, देखिए, डाउट है या नहीं है इससे ज्यादा मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता दूं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था तो बीजेपी का वो जब आडवाणी जी का कैंडिडेचर प्राइम मिनिस्टर का घोषित करके हुआ था, तो उसमें एक ये र्यूमर उड़ी थी कि बीजेपी को वोट मत दो क्योंकि आडवाणी तो बूढ़ा हो चुका है, 2 साल बाद मोदी को ये लोग वोट दे देंगे, अरे मोदी को प्रधानमंत्री बना देंगे। इस वजह से बीजेपी का बहुत सा वोट कट गया कि मोदी बीच में जो है वो आडवाणी को टेक ओवर कर जाएंगे। तो क्या इसी बात की संभावना बार बार जताई जा रही है कि लोग ये कह रहे हो कि मोदी जी है बीच रास्ते में छोड़ देंगे और ये जो 2024 वाला इलेक्शन होगा इसमें प्राइम मिनिस्टर 2-3 साल बाद कोई और बन जाएगा? इसी डाउट को वो क्लियर करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं मोदी जी? नहीं, आखिर बार बार और जो कोई और पहले रोहित यादव लेते हैं, फिर वकील साहब आप चलेंगे। जी, पहली चीज तो ये अटकलें हैं कि कोई और बन जाएगा, ठीक है। अब कोई और कौन बनेगा, ये कोई और जो है वो कौन है, वो कोई और कौन जो है वो है योगी आदित्यनाथ। तो इस समय जितने वोटर्स मोदी के हैं उतने ही योगी आदित्यनाथ के, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बार बार जो बोल रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूं 24 में, वो साफ बता रहे हैं कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, कांग्रेस के पास या वो इंडिया अलायंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे सिवा। हाँ, ये बात सही भी है एक तरीके से। आज सारे मान गए कि अच्छा खासा जीती हुई 3 स्टेट्स अगर कोई पार्टी हार रही है तो फिर मैं उस पे तो सिर्फ एक तरस दिखा सकता हूँ ना यार, उस साथ में क्या कर सकता हूँ। मध्य प्रदेश में आपके जेपी अग्रवाल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, फोन करके भगा दिया उनको, चलिए कल से मत आना, है ना। और आपका राजस्थान में क्या पोजीशन थी वो सबको पता है, राइट। बागी उम्मीदवार बीजेपी के जीत रहे हैं, उसके बाद भी बीजेपी जीत रही, सोचने वाली बात है ना। आपके कांग्रेस के बागी उम्मीदवार क्या कर रहे हैं और कांग्रेस के खुद के उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों दिग्गज नेता, सीएम डिप्यूटी सीएम, दोनों एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने में लगे थे। तो ऐसे थोड़ी चलता है यार, ऐसे पार्टी चलती है क्या? नहीं, आप एक बात समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई इस समय कोई जवाब तो कांग्रेस छोड़ दी अपोजिशन के पास नहीं, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद साहब। अच्छा वकील साहब, आपसे एक और प्रश्न भी है कि ये जो मोदी जी की जो लोकप्रियता है और ये जो अभी अप्रत्याशित विजय हुई है,
इससे इंडिया जो गठबंधन है, इसका क्या भविष्य देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मेरे को तो लगता है उसका भविष्य वही रहेगा जो पिछले चुनाव में था। 19 में जो भविष्य था वही 24 के चुनाव में भी रहेगा। एक चीज और बता दूं मैं इंटरनल आप दोनों को, कि अभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में पूरा राहुल गांधी ने भाषण में और एक खेल खेला कि भाजपा राजस्थान में आएगी तो किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। छत्तीसगढ़ में बोले कि ओबीसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। पूरा प्रचार में हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने बोला है। और देखिए, मध्य प्रदेश में भी लगभग 48% ओबीसी हैं, छत्तीसगढ़ में 50% ओबीसी हैं, राजस्थान में भी 48% ओबीसी हैं। उसके बावजूद भी एक हथकंडा अपनाने के बाद भी ओबीसी ने भाजपा और मोदी पे विश्वास किया है। अच्छा रोहित दादा, हाँ वकील साहब बोल रहे, आप बोल रहे वकील साहब। हाँ, और वो हर जनसभा में, चाहे प्रियंका हो चाहे राहुल, वो बोलते थे कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, और उसके अंत में उसका कंक्लूजन भी बता देते थे। जातीय जनगणना का मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ में हमने मुख्यमंत्री ओबीसी को बनाया है। भूपेश बघेल ओबीसी है, कुर्मी जाति से है। और मध्य प्रदेश में नहीं बोल पाते थे, शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी है। और राजस्थान में बोलते थे, देखिए, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे ये मैडम हो, ये जब भी मुख्यमंत्री रहे, 2 बार हो 3 बार हो, तो भाजपा ने अपर क्लास को ही मुख्यमंत्री बनाया है। वसुंधरा राजे को बोलते थे। और हमने अशोक गहलोत को, ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है। ये हर कार्यकर्ता ने बोला है, और राहुल गांधी ने बोला है, और प्रियंका गांधी ने बोला है कि जातीय जनगणना कराएंगे। और जातीय जनगणना करवाने का मतलब क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए लोकल लीडरशिप को बोला जाता था, उसका मतलब क्या है। तो इन्होंने हर हथकंडा अपना लिया। तो मोदी जी के लिए वो सेमीफाइनल नहीं है। ये 24 के चुनाव जैसे 19 में जीते, उससे कुछ ऊपर नीचे वो ऐसे ही जीतेंगे। सिंगल मेजॉरिटी में आएगी, चाहे 300 आए, 305 आ जाए या 295 आ जाए, सिंगल बीजेपी की। तो ये स्थिति होने वाली है। मुझे तो लगता है आपकी बार 350 पार। तो नहीं, 350 पार भी ना हो तो भी, मतलब देखिए, अब देखिए तेलंगाना में देख लीजिए, वोट परसेंट में बीआरएस और बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं है। वोट परसेंट को देखेंगे ना, शर्मा साहब निकालिए ना, देखिए ना कितने वोट परसेंट मिला। किसका वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं? मेरे पास खुला हुआ, मैं बता देता हूँ, मेरे पास खुला है। तेलंगाना में 8%, तेलंगाना में 8% है बीजेपी का। नहीं दादा, 13% है, 14% है बीजेपी। 13%, 13.91 है, 14% बीजेपी है, 37% बीआरएस है। ये ओवैसी की 1 यानी 2% है। कोई AIFB है, वो 0.65 है। कांग्रेस आईएनसी का कितना है ये देख लूं जरा मैं। बीएसपी को 1. आईएनसी का 39, कांग्रेस का 39% है। 40% करीब वो है। 27 और 39 में मुकाबला हुआ है बीआरएस और कांग्रेस। मुकाबला हुआ है 37 और 39 के बीच में। हाँ, वही तो 2% का अंतर। बीआरएस को 37 मिला है। हाँ, बीआरएस को 37। हाँ, तो 37-39, यस। इसमें अभी बीजेपी 13% पे है। चुनाव के 3 महीना पहले थोड़े रणनीति इन्होंने गलत कर दिया। जो प्रदेश अध्यक्ष थे उसको बदल के फिर इनको बोलना पड़ा कि वो ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बीजेपी वाले को। वो रणनीति गलत हुई। बीजेपी के जो अध्यक्ष थे उनको नहीं बदलना था, और जो केंद्रीय मंत्री पिछली बार कितना था दादा बीजेपी का तेलंगाना में वोट परसेंटेज? 5-6% है। देखिए 5% है। मैं एक भी चेक करके बताता हूँ। हाँ बताइए तो जरा, क्योंकि ये कंपैरिजन देखना पड़ेगा। इस बार ये 14% ले आए ऑलमोस्ट, तो डबल डिजिट में तो आ गए। फाइनली 14% होगा। हाँ, तो 14% तो बहुत जबरदस्त वो भाई इनका नंबर। मैं उसी को तो बोल रहा था, देखो करके 5 या कुछ परसेंट था, देखिए ना पिछले बार।
मैं देखता पिछली हूँ बार मैं अभी बता दूँ ना। थोड़ा फिगर्स निकालनी ना जरूरी होती है, फंस जाती है। हाँ, तेलंगाना असेंबली जो पिछली बार की थी उसमें बीआरएस 18 की में। 99 सीट्स थी। या प्लीज हाँ हाँ, बोलिए बोलिए दादा। 99 सीट्स थी तेलंगाना इलेक्शंस। बीजेपी इस बार के बीजेपी की वोट बैंक पिछली बार कितना था? आज जस्ट गो थ्रू इट। मेरे ये ख्याल चीजें से या प्लीज कंटिन्यू, बोलिए आप। हाँ वही 5% ये समथिंग था। देख लीजिए ना उसको, व्यूअर्स को भी फैक्ट प्रॉपर मिले। इसको 8% हुआ है, ठीक है। इस बार तो 14 है, ये तो कंफर्म है। 13%, हाँ 13 पॉइंट समथिंग समथिंग है। 13.91 है, 14 है। 14 ही सब है। ठीक है, ओके। एक मैं भी बता देता हूँ, ये रहा यार, आ गया। परसेंटेज 6.98 था पिछली बार बीजेपी का। ठीक, यानी 7% था, तो 7% से 14% डबल हो गया ये। 14 डबल हो गया। और 2019 में कितना था? क्योंकि 2019 में तो 3-4 सीट ले आए थे ये। 18 में नहीं, वो 2018 में तो 2018 तीन में तो सीट लेजिस्लेटिव असेंबली का हुआ ना। 2019 में तो जनरल इलेक्शन हुआ। जनरल इलेक्शन में इनको सीटें भी ज्यादा मिली थी। नहीं, क्योंकि लोकसभा में 2018 में इनके विधानसभा में एक सीट था, वो गोशा महल से टी राजा सिंह जी जीते थे, लेकिन इस बार तो 8 जीते हैं। और उपचुनाव में 2 और जीत गए थे, 3 हो गए थे। एक हाँ, था तो वो 3 हो गए। लोकसभा में इन्होंने 4 सीटें निकाली थी तेलंगाना 4 से। सीटें जीती, 4 सीटें जीती। तो इसका मतलब है कि लोकसभा में चार। ज्यादा रहा होगा ना लोकसभा में। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए ना, मैंने फैक्ट्स निकाल लिए। देख रहे हैं, बता दें। मैंने निकाल लिया। 4 हाँ, सीट थी। आदिलाबाद से सोयम बाबूराव, और करीमनगर से बंदी संजय कुमार, निजामाबाद से धीमापुर अरविंद, और सिकंदराबाद से जी कृष्ण रेड्डी। ठीक है, जी कृष्ण रेड्डी खुद चीफ भी थे वहां के, और इनको जो वोटिंग परसेंटेज था वो 19.65% मिला था, 9% ऊपर। उससे पिछली लोकसभा में सिर्फ 10% मिला था बीजेपी को। यानी कि लोकसभा में ये 20% के आसपास टिक रहे हैं। तो ठीक है, बीजेपी स्टेडीली प्रोग्रेस कर रही है और डबल कर रही है तो इस बार को। इसका मतलब ये है कि इस बार लोकसभा में ये कहीं 30% के आसपास टिकनी चाहिए जाके। हाँ, बिल्कुल सही संभावना है। अगर डबल कर दीजिए तो अगर वो पिछली बार 7% पे 29% लाए थे या 19% लाए थे, तो उस हिसाब से इनको कम से कम 29-30% तो आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, 30% के आसपास आना चाहिए। त्रिकोणीय संघर्ष होगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है त्रिकोणीय संघर्ष होगा। तेलंगाना मुझे नहीं लगता त्रिकोणीय संघर्ष होगा। मुझे लगता है ये दो ही लोग होंगे, कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि बीआरएस को लोग वो नहीं देंगे, क्या नाम है, जनरल इलेक्शन में। जब इस बार नहीं दिया तो जनरल इलेक्शन में बिल्कुल नहीं। पिछली बार जनरल इलेक्शंस में बीआरएस को मिले थे 41%, वो गिर के अगर 20% भी हुआ तो त्रिकोणीय हो जाएगा। और इस त्रिकोणीय में गेम क्या होगा, 17 सीट में से बीजेपी निकाल सकती है 8 से 10 बड़े प्यार से। भाई मैं वही कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को 10% सीट वोट परसेंट बढ़ाना है तो किसका वोट खाएगी? या तो बीजेपी का, या तो कांग्रेस का, और या तो बीआरएस का। किसी का वोट खाना पड़ेगा बीजेपी को। तो चांसेस ये हैं कि वो बीआरएस का ही वोट खाएगी, और बीआरएस का जो वोट है वो ट्रांसफर होगा बीजेपी को। इसलिए ये मुकाबला जो है वो हो जाएगा आईएनसी वर्सेस जनरल इलेक्शन में। लोग नहीं वोट अपना बर्बाद करेंगे। ऐसे होगी तो 14 में 8-10 सीट बीजेपी ले लेगी तेलंगाना में। 14 हो सकता। हाँ, 8-10 ले जाएगी। अगर 8-10 ले गई तो वो 330 का आंकड़ा टच हो जाएगा, अगर 810 ले गई। हाँ। मुझे पूरा यकीन है, गिवन कि देखिए राम मंदिर का भी जो एक पॉजिटिव वो है, प्लस 370 का पॉजिटिव वो चल रहा है, प्लस एक ये इंटरनेशनल जो मोदी जी का डिमेंशन है, जो उन्होंने इमेज बनाई है दुनिया भर में, उसको अगर ले लिया जाए तो आई डोंट थिंक कि बीजेपी को 350 से कम आना चाहिए विद एनडीए। बीजेपी की खुद की सीट मेरे ख्याल से 350-330 के आसपास जानी चाहिए, जो मेरा एक अनुमान है।
हाँ 325 तो जा सकती है। और बीजेपी का अपना खुद का, हाँ जी जी, बीजेपी का सिंगल। मैं हाँ डॉक्टर साहब एक चीज और बता दूं जी कि बताइए। जैसे बिहार, उड़ीसा और तेलंगाना, तीन स्टेट ऐसे हैं, वहां लोग समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के लिए बीजेपी ठीक नहीं रहेगी, कि यहाँ के नेतृत्व तो ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य का नेतृत्व कर पाएगा। लेकिन लोकसभा में उनकी मेंटलिटी बदल जाती है, और तेलंगाना में तो अभी और बदलेगी। जैसे बिहार में वो लोग समझते हैं कि सिंगल भाजपा स्टेट को लीड नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, ऐसे सोचना है वो, हालांकि वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये तीनों जो स्टेट है, उड़ीसा, तेलंगाना और यहाँ बिहार, इसमें, और बंगाल को भी ले लीजिए, इसमें लोकसभा में जबरदस्त वोट मिलने वाला है भाजपा को। हाँ ये भी तो है। अच्छा ये राजस्थान का बस ये एक प्रश्न लेते हैं और उसके बाद सभा को समाप्त करते हैं। राजस्थान में ये जो है क्या होगा दादा? वसुंधरा राजे के नाम पे तो वोट मिला नहीं है, वोट तो मोदी जी का है। किसको देख रहे हैं? पहले रोहित दादा से लेते हैं, फिर वकील साहब आपसे लेते हैं, फिर इसको वो करेंगे। और यदि राजस्थान आप की सिचुएशन ये है, एक सेकंड, अगर कोई हमारे दर्शकगण रोहित दादा से प्रश्न पूछना चाहते हैं, वकील साहब से प्रश्न पूछना चाहते हैं, मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो जरूर अपना प्रश्न नीचे लिख दीजिए। हाँ दादा बताइए। देखिए राजस्थान में मैं इतनी देर से यही चीज देख रहा हूं कि राजस्थान में क्या सिचुएशन है। ट्विटर की मानूं मैं तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, ठीक है, और साथ में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं ओम बिरला। वसुंधरा राजे एक बड़ी कंटेंडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप देखें तो मगर बेनीवाल साहब ने तो अपनी कोई पार्टी बना ली थी ना? नहीं, देखो बेनीवाल के जो, मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है इस समय। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं ओम बिरला। साथ में ट्विटर पे ट्रेंड कौन कौन कर रहा है? ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं राहुल गांधी, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं सचिन पायलट, ठीक है। ये सारे के सारे, नरेंद्र मोदी भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो इन सब में मेरे को एक नया ओम बिरला दिख रहे हैं और कोई नहीं है। बेनीवाल तो कभी भी नहीं थे यार। अच्छा अब बात करते हैं जो जर्नलिस्ट की अटकलें हैं उस पर। जर्नलिस्ट की जो अटकलें हैं उसके हिसाब से ओम बिरला अभी तक नहीं थे, ट्विटर से ही मैं देख रहा हूं, ठीक है। राज्यवर्धन राठौड़ थे, सबसे बड़े दावेदार यही हैं, क्या नाम है इनका, वसुंधरा जी। लेकिन सेंटर जो यानी कि मोदी और अमित शाह और बीजेपी क्या सोचती है, वी डोंट नो। दिया कुमारी जी, हमारे अशोक मौर्य जी करके कोई हमारे जो बहुत अच्छे दर्शक हैं, अशोक मौर्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। नहीं, वो कह रहे हैं दिया कुमारी कि दिया कुमारी जी का भी चांस है। दिया कुमारी क्यों दिया कुमारी का नाम सामने आ रहा है? उसका रीजन है क्योंकि अगर पिछली बार जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी तो वसुंधरा जी को हटाना इतना आसान क्यों नहीं था? क्योंकि वसुंधरा कम्स फ्रॉम रॉयल फैमिली, और रॉयल फैमिली के बाद उनके कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं कि पैसा उनके हाथ में है, तो एमएलएज वो तोड़ने की धमकी देती थी। तो दिया कुमारी को ऐसा रॉयल ऑल्टरनेटिव दिखाया जा रहा है। दिया कुमारी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इस समय नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि 2000 अब आगे आपके सामने इलेक्शन आ रहा है 24 का, तो ऐसे में पिछली बार योगी हमने देखे थे, योगी चीफ मिनिस्टर, योगी वाज नॉट द चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बट द चॉइस ऑफ आरएसएस। आरएसएस ने पैराशूट कैंडिडेट लैंड कराया था, पैराशूट कैंडिडेट नहीं बोल सकते योगी जी को, योगी जी बहुत साल से, लेकिन आरएसएस ने फाइनल मोमेंट पे अपना ट्रम्प कार्ड लगा के लगाया। क्यों लगाया? उसके भी रीजन है। आरएसएस के पास, हाँ एक मिनट, आरएसएस के पास टीम बैठी होती है जो कि 10 साल स्टडी करती है। 10 साल स्टडी मींस वो आज से स्टडी करेगी, अभी 2024 में इलेक्शन हो जाएगा ना, वो 2034 के इलेक्शन के लिए स्टडी शुरू करेगी। उसी टीम ने बोला था कि अगर योगी को नहीं बनाया तो आप नेक्स्ट इलेक्शन हारने जा रहे हो। अब उधर कौन, वो टीम और आरएसएस और बीजेपी तीनों के लिए एक्सेप्टेबल आदमी होना चाहिए वहां पे। तो ऐसे हम देख रहे हैं, तो उसमें दिया कुमारी तो फिट नहीं होती है। आप कौन है? ओम बिरला जो नाम सामने आ रहा है, मेरे को ये नाम बहुत अच्छा ये
वकील साहब का भी please. लास्ट कमेंट। बाबा बालकनाथ का भी नाम बहुत चल रहा है, मेरे दिमाग में था, और धनंजय डगांवकर साहब ने भी यही लिखा है। महर्षि या बाबा बालकनाथ जी जो है, जो भी वो भी नाथ संप्रदाय के ही हैं, और राजस्थान में नाथ संप्रदाय को देखते हैं। उनके बारे में क्या विचार है आपके वकील साहब? देखिए, मेरा मानना है राजस्थान में हाई कमांड ने ये निर्णय ले लिया है, लगता है कि वसुंधरा को तो बनाना नहीं है। उसके चलते कुछ डैमेज भी हुआ, कुछ लाभ भी हुआ है। तो अब थर्ड पर्सन कौन आता है, चाहे जो राठौर जी थे, जो क्या राठौर थे ना, लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यवर्धन सिंह राठौर, वो भी आ सकते हैं, या वो बाबा की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता वकील साहब, मैं टोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। ये राज्यवर्धन सिंह राठौर को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया मोदी जी ने, लेकिन उनको जो है फिर कंटिन्यू नहीं किया, और बीच रास्ते में भी उनको छोड़ना पड़ा था। तो आई डोंट थिंक कि मोदी जी उनकी लीडरशिप से बहुत प्रभावित थे। हाँ दादा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि राज्यवर्धन सिंह राठौर, देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नेम अब। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है दादा? हाँ, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, वकील साहब अपनी बात खत्म कर लें, फिर आप कर लीजिए। प्लीज। हाँ वकील साहब। नहीं, मैं ये बोला कि हाई कमान ने लगता है निर्णय ले लिया है कि वसुंधरा राजे को तो सीएम नहीं बनाना है। तो उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर जी आए कि वो जो बाबा जिनका आपने जिक्र किया वो आए, कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो शर्मा जी या क्या हैं, अभी विधानसभा भी चुनाव लड़े हैं वो, तो कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। लेकिन मेरे को लगता है वसुंधरा जी नहीं बनेंगे, ये शायद पार्टी ने निर्णय ले लिया है। अच्छा, ओके दादा, आपका क्लोजिंग कमेंट। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि बाबा जो हैं, जो योगी बालकनाथ हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा आश्वस्त मैं भी नहीं हूं, हालांकि नाम तो अभी भी उछला है। सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुझे यहीं पे ओम बिरला ही दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उनका टेन्योर अब लगभग खत्म है, विंटर सेशन बचा, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो उनकी जगह तो किसी को भी बनाया जा सकता है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि हम देख रहे हैं कि ओम बिरला, वो पार्टी के लिए उनकी लॉयल्टी और जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से उनकी क्लोजनेस है सबसे, ठीक है, तो ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर से भी क्लोज हैं, वो होम मिनिस्टर से भी क्लोज हैं, वो आरएसएस से भी क्लोज हैं, सबसे क्लोज हैं। एंड ओम बिरला एक कंट्रोवर्शियल फिगर नहीं है, बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर टाइप इमेज है। वसुंधरा जी के बारे में तो इलेक्शन स्टार्ट हुआ था उससे 6 महीने पहले ही बता दिया गया था कि भले ही इलेक्शन हार जाए, लेकिन वसुंधरा जी नहीं आ रही, सच बात ये। तो ओम बिरला, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, ओम बिरला मे बी जैसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। अच्छा, अब ये लास्ट कमेंट, क्लोजिंग कमेंट हम ले लेते हैं वकील साहब का भी। वकील साहब, छत्तीसगढ़ के लिए किसको आप कर रहे हैं? हमारे आंचल मौर्य साहब पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए देखिए, सबसे पहले मोदी जी के बदौलत पार्टी जीती है। और नहीं, मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं आप पॉसिबल? मुख्यमंत्री तो मैं 3 नाम मेरे अनुसार से, एक तो प्रदेश अध्यक्ष जो अरुण साव जी हैं, दूसरा ओपी चौधरी है, तीसरा धर्मलाल कौशिक हैं, और अंत में कहीं नहीं हुआ तो हो सकता है इसको रिपीट करें रमन सिंह को। लेकिन ये यहाँ के लोग बहुत उनके माने एंटी हैं, बताऊं मैं। लेकिन आज तो रमन सिंह जी इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहला चेहरा कोई आया तो रमन सिंह जी आए। उनका ट्वीट भी बड़ा फेमस होगा कि अंधेरा छट गया, सूरज खिल गया। नहीं, वो जो भी करेंगे वो चाहते भी हैं, बनेंगे, वो आप सब चाहता है। लेकिन मेरे को लगता है ये 2-3 लोगों में फाइनल होगा, ये अरुण साव, धर्मलाल कौशिक और ओपी। एक आंचल मौर्य जी का कमेंट है और अच्छा है, आदिवासी, मेरे मन में भी ये चल रहा था, आदिवासी मुख्यमंत्री की क्या संभावना देखते हैं आप? मैं ज्यादा देखता हूँ ये, चलिए तो दादा आप मैं चांसेस ज्यादा देखता हूँ आदिवासी मुख्यमंत्री की। उसका रीजन फिर वहीं जाएंगे
जहां पे आप आदिवासी खड़ा कर देते हो ना, वहां सारी कॉन्फ़िगरेशंस टूट जाती हैं। द्रौपदी मुर्मू के टाइम पे सबसे पहले नाम किसने प्रपोज किया था? यशवंत सिन्हा का, राइट? ममता जी ने। और जैसे ही द्रौपदी मुर्मू देखी तो ममता जी पलट गई कि हमें पहले बताया होता तो हम सपोर्ट करते, और वो सपोर्ट वहां से विड्रॉ हो गया। आदिवासी एक बड़ा फैक्टर है, और अगर आप आदिवासी चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट पहले बना रखा है, एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं आप, तो बहुत बड़ी चीज होगी। 2014 पे हमारी नजर है, और 2014 के हिसाब से बीजेपी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आदिवासी वोट बैंक, और आदिवासी वोट बैंक वहां पे बंगाल से शुरू होता है। और अगर आप देखें तो इसको ये कुछ पार्ट्स झारखंड के, कुछ पार्ट्स यूपी के, आंध्रा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद गुजरात तक घुसता है, महाराष्ट्र तक घुसता है। अब बहुत बड़ा बेल्ट है आदिवासी, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो आदिवासी एक बड़ा नाम हो सकता है आदिवासी के लिए। आई थिंक वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। हो सकता है कि नेक्स्ट चीफ आदिवासी ही हो कोई। ठीक है, तो ये क्लोजिंग कमेंट था। रोहित दादा आप आए हमारे साथ, वकील साहब भी आए थे, पर उनका लगता है कनेक्शन चला गया। मेरा भी ये मानना है, ओवरऑल बीजेपी की ये जीत जो थी अप्रत्याशित थी, सिविलाइजेशनल थी। जैसा मैंने अपने इस प्रोग्राम का टाइटल रखा, मैं इसको पल्स ऑफ द नेशन, नेशन वर्ड से मुझे थोड़ी आपत्ति है, क्योंकि इंडिया नेशन कतई नहीं है, इंडिया एक सिविलाइजेशन है। तो इसलिए मैंने इसका लिखा है नाम, एनालिसिस ऑफ द पल्स ऑफ अ सिविलाइजेशन। सो आज रोहित दादा आपने हमें इतने कम समय पे अपना समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपने जो एनालिसिस है और अपने जो विश्लेषण है उससे हमें अवगत कराया। बाकी कुछ भी अटकलें लगाना बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बड़ा ही मुश्किल है। हम जो कहेंगे होगा उसका उल्टा ही। तो आप ये मान के चलिए कि जिसका जिसका नाम हमने लिया उसके अलावा सब बनेगा, क्योंकि मोदी जी ने उसका नाम नहीं लिया है। सो इसी के साथ आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी का मैं सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और रोहित दादा के चैनल का भी, इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा, उसको देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा वंस अगेन। बाय बाय, नमस्ते, वंदे मातरम।